हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। मेरा नाम प्रीति है। और जो है हम अपनी वीडियोस में जो है रिसर्च को पढ़ रहे थे। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिक्षमता, उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब तक लास्ट वीडियोस में हम काफ़ी कुछ कर आए हैं, चीज़ें बेसिक चीज़ें कर आए हैं। और तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप जाइए और देखिए, क्योंकि बेसिक से पढ़ना रिसर्च को बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसर्च जो है, जैसा कि मैं शुरुआत से कहती आई हूँ, हमारे आगे भी बहुत काम आता है जब हम पीएचडी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सॉरी, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो है, हमें करना है अनुसंधान के प्रकार। यानी कि हम अभी जो है हमारी लास्ट 3 वीडियोस में जो है अनुसंधान के प्रकार को ही देखते आए हैं। और काफ़ी सारी विधियां हमने कर ली है, यानी कि मेथड्स ऑफ रिसर्च काफ़ी देख लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी देखे। और लास्ट वीडियो में तो हमने PYQs भी देखे थे, इन विधियों से संबंधित ही, यानी कि पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न देखे थे। ये हमारा जो है पार्ट 4 है, यानी कि भाग 4, यानी अनुसंधान के प्रकार का भाग 4 हम देख रहे हैं। तो इससे पहले की भी वीडियोस जो है आप लोग देखें, अगर नहीं देखी है तो। चलिए, तो अब आज हम जो है कुछ और विधियों जो है यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि और कौन से मेथड्स हैं रिसर्च के जिन जो है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, तो आज का पहला जो है हमारा वह है ऐतिहासिक अनुसंधान। यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च। इसमें अनुसंधानकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है, यानी कि शोधकर्ता जो कि रिसर्चर है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। क्या क्या कहा जा रहा है? वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि हम देखिए, जो चीज़ हिस्टोरिकल मतलब कि जो चीज़ हो चुका है, पहले हो गया है, उसे जो है उससे जो है हम वर्तमान हालातों को क्या करें, उसके परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं, इंपॉर्टेंट लाइन है, अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। अब देखिए, छोटा सा एक एग्जाम्पल, ऐसे जर्नल एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने मान लीजिए कुछ भी चीज़ है, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया ऐसा, कुछ भी, कोई भी एक एक्सपीरियंस किया आपने, कि कुछ भी, मान लीजिए, चलिए, रोड पर चलते वक्त जो है हमें जो ट्रैफिक रूल्स है उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो जब आपने एक बार वो फॉलो नहीं किए और उससे नुकसान हो गया अगर किसी को, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप रोड को क्रॉस करेंगे या रोड पर होंगे तब उस ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करेंगे। तो ये क्या होगा हमारा कि जो पिछली समस्या थी, हमने जो समस्या क्रिएट हुई थी उस आने मतलब कि समस्याओं से चुनौतियों का संभावित उत्तर, और नेक्स्ट टाइम यानी कि जो पहले घट चुका है उसको हमने उससे क्या कुछ सीखा, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, वर्तमान में या फिर आने वाले टाइम में जब भी हमें दोबारा जरूरत पड़ी उसको अप्लाई कर दिया। तो यही इस लास्ट लाइन में था कि इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण कर उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि क्या गलती हुई है, और आज की समस्याओं से चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। अब जरा इसका नोट पॉइंट देख लेंगे। आई होप यहाँ पर क्लियर होगा कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड जो है हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कब यूज करते हैं। उसके बाद नोट पॉइंट में देखेंगे, इसके अंतर्गत चरों यानी कि वेरिएबल्स में बदलाव व छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यानी कि उन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। उनमें कोई भी जो है कि इसको रखकर हम इसको हटाकर दूसरा कुछ रख दें और कुछ ऐसा, मतलब उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो घट चुका है ना, ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें चेंज कैसे कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सटर्नस वेरिएबल, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। सीधी सिंपल सी बात यह है कि चर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ चर जो हैं स्वतंत्र चर, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, जो कि क्या होता है, प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होते हैं। लेकिन इस तरीके ऐसे ये हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चर का मतलब यही है कि जो चीज़ें अफेक्ट होती है, कुछ चर अफेक्ट होते हैं और कुछ चर अफेक्ट नहीं होते हैं, और कुछ चर जो है जो
प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होते हैं और कुछ चर जो है प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में नहीं होते, यानी कि वेरिएबल्स। अगला पॉइंट आता है, यह परिकल्पना का परीक्षण यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के काम में आती है। किस काम आता है ये? ऐतिहासिक अनुसंधान जो है, हिस्टोरिकल, ये परिकल्पना का परीक्षण यानी हाइपोथेसिस टेस्ट करने के काम में हमारे आता है ऐतिहासिक अनुसंधान। तो ये था पूरा ऐतिहासिक अनुसंधान के ऊपर जो हमने देखा। आगे बढ़ते हैं और आज का जो है हमारा अगली विधि देखते हैं। अगली विधि इंपॉर्टेंट है, ये भी अनुदैर्ध्य अनुसंधान यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एक ही चर पर लंबे या कम समय के लिए उसका अवलोकन किया जाता है, उसे अनुदैर्ध्य अनुसंधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य अनुसंधान। अभी समझेंगे इसे, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। यह अवलोकन विधि का ही एक प्रकार है। क्या है? ऑब्जर्वेशनल मेथड का ही क्या है? एक प्रकार है अवलोकन विधि का। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण में देख लेते हैं, उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति में बचपन से बुढ़ापे तक क्या क्या बदलाव आते हैं? यह हमारा रिसर्च का प्रश्न है। यह क्या है? हमारा रिसर्च का यानी कि हमारा शोध प्रश्न क्या है, शोध विषय क्या है हमारा? ये है कि हमें ये देखना है कि एक व्यक्ति में बचपन से लेकर, यानी कि यहाँ पर हमारा जो सैंपल है वो एक है, सिंगल एक सैंपल है हमारे पास। सैंपल क्या है? सिर्फ एक है, एक सैंपल है हमारे पास, एक व्यक्ति है, यानी कि एक बच्चा, हमने उसको शुरुआत से लिया, बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक हमें ये देखना है कि उसमें क्या क्या, उसके बिहेवियर में यानी कि उसके जो व्यवहार में है वो क्या क्या बदलाव आते हैं। ये हमने पूरा जो है उस पर रिसर्च की। तो ये कैसी, ये किस विधि द्वारा होगा? लॉन्गिट्यूडनल विधि के द्वारा, यानी कि अनुदैर्ध्य अनुसंधान के द्वारा ये हम कर पाएंगे। जब हम एक ही व्यक्ति का उसके बचपन से बुढ़ापे तक अवलोकन करते हैं तो वहाँ अनुदैर्ध्य अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सैंपल सिर्फ एक है, यानी कि क्यों, अब देखिए, अब एक ही सैंपल को लेकर अगर हम उसके किसी बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, यहाँ देखिए इस पिक्चर से समझ में आएगा। इस पिक्चर में बच्चा पहले ही जन्म लिया, थोड़ा सा छोटा है, यानी कि यहाँ पर अभी वो चल भी नहीं पा रहा है, इतना छोटा है। यहाँ पर वो आके हुआ कितने साल का? 3-4 साल का हो गया। इस थर्ड पे देखेंगे, थर्ड नंबर पे जो है उसमें वो और बड़ा हुआ, 5-7 साल का हो गया। फिर वो और बड़ा हुआ तो थोड़ा यंग हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर वो हो गया 15-16 साल का। और तब हुआ, यहाँ पर हमने चेंजेस देखे कि जब वो इतना छोटा था तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज थे, जब वो इतना छोटा था तब क्या बदलाव आया, जब वो और बड़ा हुआ तब क्या बदलाव आया, और जब वो इतना बड़ा हो गया यानी कि वो अडल्ट हो गया तब क्या बदलाव आया, और तब वो अडल्ट से थोड़ा और बड़ा हो गया यानी कि अब वो यहाँ पर 25 से 30 साल का हो गया तब क्या बदलाव आया, और उससे ज़्यादा यानी कि 35 से 40 या 45 यानी कि या 50 तक, यानी कि जब तक उसका बुढ़ापा आया तब तक उसमें क्या क्या चेंजेस आए। अब इस टाइम पे इसके लिए हमें ये पूरा जो है यहाँ तक जाना पड़ेगा, यानी कि उसके बचपन से, यानी कि इसमें लगभग कितने टाइम लग जाएगा? अगर हम 50 साल तक देख रहे हैं तो यानी कि उसके जन्म से लेकर 50 साल तक देख रहे हैं, तो 50 साल की उम्र तक, तो इसमें हमें पूरे 50 ईयर्स लग जाएंगे, पूरे के पूरे 50 साल लग जाएंगे इस ऑब्जर्वेशन करने के लिए, मतलब कि इसको जो है इस रिसर्च को करने के लिए। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य अनुसंधान। और इसलिए यहाँ पर यह भी कहा गया कि इसमें कोई कम समय के लिए भी होता है। अब मान लीजिए हमें सिर्फ इसके 10 साल तक ही करनी है, यानी कि बचपन से लेकर उसके सिर्फ 10 ईयर्स तक होने तक ही हमें उसमें चेंजेस देखने हैं, तो वो थोड़ा कम समय के लिए होगा। अब हम यहाँ पर लेकिन क्या कह रहे हैं कि बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक, तो वो पूरा लंबा चलेगा टाइम। इसीलिए जो है इस सिचुएशन में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इस सिचुएशन में हम प्रयोग करते हैं कौन सी विधि का? अनुदैर्ध्य अनुसंधान का। इस विधि में हम कौन सा इस क्वेश्चन के अंदर, इस मतलब अगर हमारा विषय ये है तब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये थी हमारी अनुदैर्ध्य अनुसंधान। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आती है हमारी पार अनुभागीय अनुसंधान यानी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट में आ जाता है एक तरीके से। वहाँ पर क्या था, हमारे पास सैंपल सिर्फ एक था, उसी के ऊपर हमें लंबे समय तक सिर्फ एक ही बच्चे के ऊपर, यानी कि एक बच्चा जब जन्म लिया उसके ऊपर से हमें, उसी के ऊपर हमें क्या करनी है? रिसर्च करनी है। उसके कब तक? बुढ़ापे तक, उसके बुढ़ापे तक, यानी कि जब वो पूरा बड़ा नहीं हो जाता तब तक। लेकिन यहाँ पर जो है यानी कि पार अनुभागीय अनुसंधान यानी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या होता है वो देखेंगे।
जब एक ही समय पर अलग अलग चरों का अवलोकन किया जाता है, यानी कि अलग अलग, अब हमारे पास जो है सैंपल्स अलग अलग हैं, वहां पार अनुभागीय अनुसंधान का प्रयोग होता है। अब हमें जो है ये देखना है कि किसी भी इंसान में बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या क्या चेंजेस आते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम अलग अलग व्यक्तियों को भी ले सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति को ले लिया, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग बच्चे हैं, यहाँ पर जो है अलग अलग व्यक्ति हैं, और बुढ़ापे मतलब जैसे कि अलग अलग एज के ले लिए, ये ले लिया हमने 5 ईयर्स का एक बेबी, यहाँ पर लिया हमने 7 ईयर्स का, यहाँ पर हमने 10 ईयर्स का ले लिया, यहाँ 15 ईयर्स का लिया, यहाँ पर हमने 17 ईयर्स का लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया 30 ईयर्स का या 25 ईयर्स का ले लिया, चलो 25 ईयर्स का, और यहाँ पर आ गया हमारे पास कोई भी व्यक्ति 50 ईयर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना समय नहीं लगेगा, यानी कि 50 साल नहीं चाहिए अब हमें यहाँ पर सिर्फ हमें क्या चाहिए, कुछ ही समय चाहिए जो कि इस रिसर्च को पूरा कर ले, और परफेक्ट सैंपल मिलने तक हमारे टाइम लगेगा और हमारे रिसर्च का टाइम लगेगा, बस यहाँ पर ये होगा। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें रुकना नहीं पड़ेगा कि बच्चा जब 5 साल का होगा जब हम उसमें चेंजेस देखेंगे, जब 7 साल का होगा जब चेंजेस देखेंगे, जब 25 साल का होगा तब देखेंगे, नहीं। यहाँ पर क्या होगा, जब हम एक ही समय पर अलग अलग आयु के व्यक्तियों का अवलोकन करें कि किस आयु का व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, तब वहां पर अनुभागीय अनुसंधान पालन जो है अनुभागीय अनुसंधान का पालन या फिर प्रयोग किया जो है प्रयोग होता है। आई होप दोनों क्लियर होंगे। अनुदैर्ध्य और पार अनुभागीय जो है, यहाँ पर जो है अनुदैर्ध्य में क्या था, एक ही चर था, एक ही वेरिएबल था, एक ही सैंपल था, उसी को हमें लंबे समय के लिए उस पर जो है पूरी रिसर्च करनी थी। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे वेरिएबल्स यानी कि सैंपल्स अलग अलग हैं, अलग अलग एज के हमने ले लिए हैं, और उसको जो है हम जो है एक उसमें आकर देखेंगे, यानी कि बचपन से लेकर एक बचपन में बच्चे में कैसा होता है बिहेवियर, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है जब कैसा होता है, फिर वो जब वो बूढ़ा हो जाता है तब कैसा होता है। तो यहाँ पर हमें कम समय लगेगा। तो यही अंतर है दोनों जो है विधियों के अंदर, ये दोनों हमें अच्छे से समझ लेने हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो ये था हमारा जो है, हमने आज जो देखे हमने तीनों मेथड्स। पहला हमने देखा अनुदैर्ध्य वाला लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि दोनों में पहले फर्क, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, दोनों में आई होप क्लियर होगा। एक बार और मैं बता देती हूँ। अनुदैर्ध्य में हमारे पास सैंपल एक ही होता है, और उसी सैंपल के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमें जो है फेफड़ों के ऊपर, जैसे कोई इंसान अगर स्मोकिंग करता है, कोई व्यक्ति अगर क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग यानी कि उसने अभी शुरू किया, 18 साल में शुरू किया, तो 50 साल तक आते आते, यानी या फिर 45 साल तक आते आते उसके फेफड़ों पर क्या असर होगा, ये उसी व्यक्ति पे हम देख सकते हैं। तो ये यहाँ मतलब एक व्यक्ति के अंदर क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, कैसे उसके फेफड़े हो गए हैं, ये सब। तो यहाँ वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, अनुदैर्ध्य अनुसंधान का। लेकिन वहीं अगर हमें क्या करना है, हमें हमारी रिसर्च जो है एक व्यक्ति पे ना करके अलग अलग चर जो ले लेते हैं, अगर हम अलग अलग लेते हैं, यानी कि मान लीजिए 18 साल में जो है उसने शुरू किया, 18 साल में पीना शुरू किया, यहाँ पर एक व्यक्ति हमने 18 साल का ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, एक व्यक्ति को हमने 30 साल का ले लिया, और एक व्यक्ति को हमने यहाँ पर 45 या 50 साल का ले लिया। इनमें यानी कि ये व्यक्ति तब से ही पी रहे हैं, मान लीजिए 50 साल का व्यक्ति जो है तब से ही जो है स्मोकिंग कर रहा है, तब से ही जो है बीड़ी सिगरेट एंड ऑल ये सब जो है ले रहा है, मतलब कि उसका भोग कर रहा है, जो भी कर रहा है तो ले रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमने ये जो हमने वेरिएबल्स लिए, अपने अपने सैंपल्स लिए, और इनके ऊपर जो है क्या कर ली, रिसर्च कर ली, और हमारे पास जो है जल्दी रिजल्ट भी आ जाते हैं। तो वहां पर हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का जो है प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये तीनों ही विधियां जो है क्लियर होंगी। आज की जो है क्लास में हम ये तीनों ही विधियां देखेंगे जो हमने देख ली हैं। तो ये जो है आपको इनमें से कोई भी विधि में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप खुद से पूछ सकते हैं। तीनों ही विधियां इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर कोई दिक्कत आती है, आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहाँ पे डाउट है, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। और एक और चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, हिंदी की जो है NTA नेट का जो है हमारा डेट शीट आ गई है। आपका एग्ज़ाम 26 को है, 26 दिसंबर को है। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, और अगर कुछ हेल्प मिल सके इन वीडियोस से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसे मैं आपकी और हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कीजिए।
चलिए, और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और इसमें क्या चेंजेस और हो सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय।